देखो ये टॉपिक है अपना परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। कंपनी को अगर डिबेंचर्स रिडीम करने हैं तो रिडेम्पशन के लिए उनके पास सोर्सेज ऑफ डिबेंचर्स क्या अवेलेबल है, कहाँ से डिबेंचर लेके आए। तो या तो ये हो सकता है कि आप ओपन मार्केट से खरीद लो, या फिर ये हो सकता है कि एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने में ड्रॉबैक ये है कि उनको प्रीमियम देना पड़ता है। फिर कोई मानेगा क्यों, बोलेगा फेस वैल्यू 100 रुपए, मैं तो 105 से नीचे नहीं दूंगा, तो कंपनी का खर्चा हो जाता है। ओपन मार्केट से खरीदने वाला एक रास्ता है, जहां मार्केट में अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज या जो भी है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज भी ट्रेड होती है। तो ब्रोकर के थ्रू जो लोग शेयर परचेज करते हैं, डिबेंचर परचेज करते हैं, तो जब पब्लिक आपके डिबेंचर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रही है तो आप भी तो वहां जाके खरीद सकते हो, बीइंग द कंपनी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कंपनी खुद ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर खरीद सकती है। अब इसमें फायदा क्या होता है, बहुत बार सिक्योरिटीज का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो फेस वैल्यू से नीचे प्राइस पे सिक्योरिटी मिल जाती है। मतलब मेरे डिबेंचर मुझे मार्केट से 98 रुपीज में मिल गए और फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपए। मतलब मैंने तो 100 रुपए उधार लिए थे और वापस कितने किए, 98, तो 2 रुपए बच गए। तो अपने डिबेंचर वापस लेने के बाद आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, पहले तो ये बात ध्यान रखना, ओपन मार्केट से हम खरीद रहे हैं। और उसके बाद हम इन डिबेंचर्स का करेंगे क्या, तो या तो इसको इमीडिएट कैंसिलेशन पे लेके जाएंगे, इमीडिएट कैंसिलेशन, क्योंकि सबकी एंट्रीज फिर वैसे होंगी इसलिए बता रहा हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है होल्ड एज ओन डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट्स। दो ऑप्शन हो गए, खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से जाके खरीद लो, या तो खरीदने के बाद इमीडिएटली उसको कैंसिल कर दो, या फिर कुछ टाइम तक आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड कर सकते हो। तो आप ही कंपनी के डिबेंचर्स आप ही की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखेंगे, टेम्पररी बेसिस पे कुछ महीनों तक कंपनी रख सकती है और बाद में इसको कैंसिल करेंगे। तो अगर होल्डिंग किया है ना, तो होल्डिंग के बाद भी इन फ्यूचर कैंसिलेशन तो होने ही वाला है, क्योंकि रिडेम्पशन की डेट तो आती है, पर इमीडिएट कैंसिल करना है या अभी एक बार इसको होल्ड करना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये कंपनी की चॉइस है, जैसा उन्होंने बोला होगा वैसा करेंगे। ये सारी चीजें हम अभी आगे इसमें टॉपिक में सीखने वाले हैं। मेन टॉपिक ये है, इस पे जाने से पहले थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट समझना है, और फिर टॉपिक में मैं आपको एग्जांपल देके सारे केसेस जो है ये एक्सप्लेन कर दूंगा वैसा है। चलो पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल फ्रेम करना पड़ेगा। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, एक क्वांटिटी पे काम करेंगे तो बार बार मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट अज्यूम कर रहे हैं 12% पर एनम। 12% पर एनम मतलब महीने का 1% हो गया, तो गिनने में आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। इंटरेस्ट की जो डेट्स है वो सेमी एनुअल है, अपना जो ईयर चलता है उस हिसाब से 30 सितंबर एंड 31 मार्च, ये सिचुएशन है। अब ऐसा कुछ है, टाइमलाइन बना लेते हैं। ये आपकी इंटरेस्ट की डेट्स हो गई, ये डेट पे इंटरेस्ट मिला होगा, इसके पहले 31 मार्च पे इंटरेस्ट मिला होगा, अगला इंटरेस्ट जो है 31 मार्च को मिलेगा। ये सारी सिचुएशन है। अब मान लो ऐसा कुछ है कि एक पर्टिकुलर पूरे ईयर का डेटा है, एक पर्टिकुलर डिबेंचर की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें वो सिचुएशन अपने फ्रेम कर लेते हैं। इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है वो आपके सामने, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपको पता है, और फेस वैल्यू कितनी वो भी आपको मालूम है। अच्छा, इंटरेस्ट हमेशा हम किस पे गिनते हैं, फेस वैल्यू पे, ये बात भी हुई थी। अब पॉइंट ये है कि सपोज मेरे पास डिबेंचर है, मैं डिबेंचर होल्ड कर रहा हूँ और मैं डिबेंचर बेचना चाहता हूँ, समझ आ गया। अब डिबेंचर बेचने और खरीदने के लिए ये पूरा साल ओपन है या कोई फिक्स डेट पे ही आप डिबेंचर खरीद सकते हो, बेच सकते हैं, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन है? मैं कोई भी डेट पे डिबेंचर खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, ये पॉसिबल है। अब ऐसा कुछ है कि जो हमारे बीच में डील हो रही है वो कब हो रही है उसकी कोई डेट अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 30 नवंबर 2024। इस डेट पे जो डिबेंचर है वो मैं आपको सेल कर रहा हूँ, बात समझ आ रही। अब पॉइंट ये है कि डिबेंचर कितने रुपए में बेच रहा हूँ वो हम कुछ रेट फिक्स कर लेते हैं। तो भाई फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और मैं बोला चलो एक काम करो आप 100 रुपीज में ले जाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, 100 रुपए जो है आप दे दो और डिबेंचर आप मुझसे खरीद लो। अब बताइए इसमें क्या होगा, चलो 100 रुपए डिबेंचर के तो हमने डिसाइड कर लिए, ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, इसको लेके एक सिचुएशन यहाँ पे अराइज होने वाली, वो क्या है वो समझो। हम आज इस डेट पे खड़े, मैंने बोला आप डिबेंचर के मुझे 100 रुपए दे दो और डिबेंचर ले जाओ, बात समझ आई। अच्छा, इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन लास्ट टाइम कब हुआ होगा, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को इस डेट पे डिबेंचर का मालिक कौन था, मैं था।
कंपनी ने डिबेंचर का इंटरेस्ट किसको पे किया होगा? मुझे पे किया होगा। कौन सी ड्यूरेशन का पे किया होगा? ये वाले ड्यूरेशन का, 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट बनता है? 6 रुपए। मैंने रेट ही वैसा रखा है, 1 महीने का 1% आएगा, तो 6 मंथ्स का 6 रुपीज इंटरेस्ट बनता है, वो कंपनी ने मुझे दिया। नवंबर में डिबेंचर मैंने आपको बेच दिया, तो 30 नवंबर से मालिक कौन है डिबेंचर का? आप। समझ आए? अब अगली बार इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च पे। अच्छा, 31 मार्च पे कंपनी जब रिकॉर्ड चेक करेगी तो डिबेंचर का मालिक उसमें कौन दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ या आप दिख रहे हो? आपने खरीद लिया था ना डिबेंचर मेरे से, कब? 30 नवंबर को। तो एज ऑन 31 मार्च ओनर आप हो, तो डिबेंचर का पूरा इंटरेस्ट किसके अकाउंट में आएगा? आपके अकाउंट में। तो कितने ड्यूरेशन का? ये वाले ड्यूरेशन का। और अमाउंट कितना होगा? 6 रुपए, 6 मंथ्स का। बात समझ आ रही? अब जैसे ही इस दिन पे इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा, पता है मेरे दिमाग में क्या आएगा? बोले यार ये तो नुकसान हो गया। 30 नवंबर को मैंने डिबेंचर बेचा, तो इसके पहले तो डिबेंचर मैं होल्ड कर रहा था। कितने महीने होते हैं ये? 2 महीने, ये वाला ड्यूरेशन। तो 6 महीने में से ये 2 महीने डिबेंचर मेरे पास था, मेरा पैसा लगा हुआ था। तो आपको ऐसा नहीं लगता आइडियली 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए? आपका होल्डिंग तो 4 महीने का था। बात समझ आई? बट क्योंकि कंपनी 6 मंथली साइकिल में इंटरेस्ट पे करती है, इस डेट पे कंपनी ने पूरा 6 रुपए आपको भेज दिया। अब मैंने फोन किया आपको, मैं बोला पहचाना? आपने बोला नहीं। तो मैंने बोला वो डिबेंचर की डील हुई थी। बोला ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा। बोलो क्या है? तो मैंने बोला वो आपको इंटरेस्ट का पैसा आज क्रेडिट हो गया होगा। बोले हाँ हो गया है। तो क्या करना है? तो मैंने बताया ये 2 महीने का इंटरेस्ट तो मेरा बनता है, आपको 6 महीने का पूरा पैसा मिला, तो 2 महीने के पैसे तो दे दो। आपने बोला आवाज नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर। अब मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। मैसेज कर रहा हूँ तो पहले ब्लू टिक आ रहा था, फिर डबल टिक आ रहा था, अब सिंगल टिक आ रहा है, डीपी भी नहीं दिख रही है। अब कॉल उठा रहा हूँ तो लग नहीं रहा है। बात समझ आ गई? तो ब्लॉक कर दिया, हर जगह से गायब। अब फोन करता जा रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है, तो गए मेरे 2 महीने के पैसे। बात समझ आई? अब ये तो फिर हर ट्रांजेक्शन में हर एक सेलर के साथ होगा कि बाद में लोग फोन नहीं उठाते, और वो तो होना ही है। एक बार पैसे किसी के पास आ गए, वो थोड़ी इतना ईमानदार होगा ले भाई तेरे 2 महीने का ब्याज लेके जा। कोई फोन नहीं उठाने वाला। इसका और कोई रास्ता है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? अग्रीमेंट बना लो, उसकी भी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। जा कोर्ट में लड़ ले, ठीक है? 20 साल बाद तुझे तेरा 2 रुपया मिलेगा, तब लेके जाना ब्याज के साथ। पहले ही हिसाब निपटा ले तो सही नहीं रहेगा। देखो एग्रीमेंट वाला पॉइंट तो बहुत शराफत वाली चीज हो गई। अपने को थोड़ा भरोसा कम रखना है सामने वाले में, ठीक है? अपने को ना जो हिसाब करना है इसी डेट पे करना है। आप ये समझ लो 1 दिसंबर से आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आप मेरा फोन नहीं उठाओगे, मुझे पता है। मुझे जो सॉल्यूशन करना है आज ही करना है। अब इसमें ऐसा है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू फिक्स होती है, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, डेट फिक्स होती है, और ये इंटरेस्ट रेट इसी पे गिना जाता है। तो सबको पता है कि 6 महीने का एग्जैक्ट ब्याज कितना बनता है। कोई टेंटेटिवनेस तो इसमें है ही नहीं। तो मैं 30 नवंबर को जब आपके साथ डील करूंगा, मैं क्या करूंगा? 100 रुपए जो डिबेंचर के आपसे ले रहा हूँ वो तो लूंगा ही, ये वाले 2 रुपए मैं पहले ही चार्ज कर लूंगा। बात समझ आई? आप बोलो सर 2 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के? मैंने बोला मेरे फोन ना उठाने के। बोले मैंने कहा फोन नहीं उठाया। बोले अभी तो आप उठा रहे हो, यहाँ पे फोन करूंगा फिर आप मेरा फोन नहीं उठाओगे, इसलिए मैं अभी से आपसे 2 रुपए मांग रहा हूँ कि मेरे 2 रुपए मुझे अभी दे दो। क्यों? क्योंकि इस डेट पे कंपनी आपको 6 रुपए देने ही वाली है। आप 2 रुपए मुझे पहले ही दे चुके हो, तो आपको नेट फायदा कितना होगा? 4 रुपए। वो 4 रुपए आपके ही बनते थे, आपको मिल गए, बात खत्म हो गई। फिर वो लड़ेगा नहीं कि मैंने तेरे को 2 रुपए दे दिए, 4 रुपए का ब्याज तुम मेरे को दे 2 रुपए का। 2 रुपीस का ऐसे कैसे? 2 रुपए उसने पहले से। अच्छा 2 रुपए पे ब्याज? नहीं नहीं वैसा नहीं होता। इतना भी ऐसे ऐसे मतलब चिंदी चोरी करने जाएंगे तो कैसे चले? हाँ, इतना नहीं हो सकता भाई। तू फिर डिबेंचर मत खरीद, तू जा। हाँ तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तू जाने दे। फिर उसको डिबेंचर बेचो ही मत। तो मैं फिर अपनी सिक्योरिटी कैसे करूंगा? इस डेट पे मुझे मेरे वो 2 रुपए सिक्योर करने हैं ना, तो उसके लिए मैं 2 रुपए यहीं पे आपसे ले लूंगा। फिर आप बोले सर 2 रुपए का 4 महीने का ब्याज वो माइनस करके दूंगा, ऐसे नहीं होता है। फिर यहाँ पे तो बोला 2 रुपए जो है वो देने हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो ट्रांजेक्शन आपको वो समझ आया क्या किया इसने? मैंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या किया? इंटरेस्ट के नाम पे आपसे पैसे पहले ही ले लिए एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, के बाद में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 31 मार्च को आपको 6 रुपए मिल गए, क्योंकि मेरे 2 रुपए मैंने पहले चार्ज कर लिए। अब ये जो 100 रुपीज का जो प्राइस है ना, ठीक है, ये 100 रुपीज के प्राइस को हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया तो ये जो प्राइस बना ना, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट प्राइस। समझ आया? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, वैसा है। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है, बिकॉज जो टॉपिक है उसमें यही सारा कैलकुलेशन काम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? अच्छा मैंने आपको बोला कि मुझे ना एक काम करो, डिबेंचर के 100 रुपए दे दो, और 100 रुपए जो है ना उसको मान लो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट प्राइस।
अब मुझे बताओ ये 100 रुपए में इंटरेस्ट भी आ गया ना और डिबेंचर का प्राइस भी आ गया ना, तो इसमें इंटरेस्ट कितना और डिबेंचर का कितना? 98 डिबेंचर का और इंटरेस्ट का 2 रुपए। इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा बिकॉज इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे गिनते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे नहीं गिनते। तो कंफ्यूज नहीं होना है फिर आप 100 में से आप गिनने बैठ गए इंटू 2/100 और 9, वैसे सब कुछ नहीं करना है। सिंपल है, इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें 2 रुपए रहेगा और 98 रुपीज डिबेंचर का प्राइस हो गया। और मैंने आपको बोला 100 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, तो मतलब 2 रुपए अलग से लगेंगे, टोटल आपका खर्चा हो जाएगा 102। मैंने बोला 100 रुपीज कम इंटरेस्ट, तो उसमें इंटरेस्ट का 2 रुपए और 98 रुपीज डिबेंचर का, टोटल आपको 100 रुपए लेने। दोनों ही कंडीशंस में इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा बिकॉज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू एंड नॉट ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। बात समझे? अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे होता तो अलग अलग रहता। फिर वैसा कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताओ। ये लिख लो आप एग्जाम्पल, ये नोट कर लो, ये पूरा बना लो क्योंकि आगे के समझ में यही आने वाला है। एक बार लिखोगे थोड़ा याद हो जाएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ आ रहा हो तो बताओ, कुछ क्वेरी? क्लियर? नोट कर लिए? एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला पूरा पता चल गया, एक्सक्लूडिंग और क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जब सम दिया होगा, अब देखो यही सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा लेकिन किस तरीके से प्रेजेंट किया होगा वो समझना है। इस एग्जांपल में अपन दोनों बायर सेलर थे, कि मैं सेलर हूँ आप बायर हो। इसके अपने चैप्टर में जो है कंपनी बायर होगी, कंपनी अपने ही डिबेंचर मार्केट से खरीद रही है, तो आप लोग सेलर हो और कंपनी बायर है। अब कंपनी जब डिबेंचर्स बाई करेगी इस पॉइंट पे, तो कंपनी जो भी प्राइस पे करेगी, सामने वाला जो होल्डर है इस ड्यूरेशन का ब्याज मांगेगा या नहीं मांगेगा? डेफिनेटली मांगेगा। तो हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन डेट होगी ना, उसके पहले वाली जो ड्यूरेशन होगी ये वाली, इसका इंटरेस्ट जो है बायर को चुकाना पड़ेगा। ये फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी आपको रेफरेंस डेट दी हो, सपोज रेफरेंस डेट मैं चेंज कर देता हूँ 31 जुलाई। 31 जुलाई को अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, कंपनी अपने डिबेंचर पब्लिक से ओपन मार्केट से बाई कर रही है, तो जो भी प्राइस पे बाई करे, मान लो कंपनी ने बोला कि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं मार्केट रेट के हिसाब से, दैट इज 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ कंपनी को इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा, कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और कितना, कौन से वाले मंथ्स का चुकाना पड़ेगा, बाद वाले या पहले वाले? पहले वाले, क्योंकि देखो 31 जुलाई को कंपनी अपने डिबेंचर खरीद रही है, तो जो होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो डिबेंचर तो पहले से होल्ड करता हुआ आ रहा है। आखिरी बार कंपनी ने इंटरेस्ट यहाँ दिया होगा 31 मार्च को, अब कंपनी इंटरेस्ट यहाँ पे देगी सितंबर में, तो बेचने वाला ये सोचेगा कि यार मैं तो आज डिबेंचर बेच रहा हूँ, तो मेरा ये वाले ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कौन पे करेगा, क्योंकि इसके बाद तो मैं मालिक रहूंगा नहीं। तो सामने वाला कंपनी से इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट इस प्राइस के साथ साथ मांगेगा। अब ये कितने मंथ हो रहे हैं आप गिन लो, 4 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। ये ध्यान रखना, ये 1 तारीख है, 31 तारीख है, तो कितनी बार ना एक आध महीने का फर्क पड़ जाता है। 4 महीने हो रहे हैं, तो 4 महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा? 4 रुपए, ये डेटा के हिसाब से ये हो जाएगा ट्रांजेक्शन का प्राइस। बात समझ आई? तो ये है एक्स इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट वाला। तो जो भी आपको जैसे नंबर्स दे रखे हो उस तरीके से कैलकुलेशन करके बताना। चलो एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं, नया ही बना लेता हूँ, आप कैलकुलेशन बता दो मुझे क्या होगा। एंट्रीज पे अपन उसके बाद जाएंगे। फेस वैल्यू 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, और डेट्स वही रखते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। चलो 30 जून और 31 दिसंबर, डेट्स तो कुछ भी हो सकती है। अब कंपनी इस डेट पे डिवेंचर बाईबैक कर रही, अब उसका प्राइस क्या होगा उस पर डिपेंड करता है।
प्राइस के ऑप्शंस दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन जो है एक और दे देते हैं। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन है, चलो ऑल्टरनेटिव्स। पहला है प्राइस 99 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, कंपनी इतने प्राइस पे अपना डिबेंचर बाई कर रही है, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितने रुपए का होगा? इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा या इसमें इंक्लूडेड है? अलग से देना पड़ेगा, तो 99 तो पे करना ही है, प्लस कितने कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट? 1 महीने का, 2 महीने का? एक ही महीने का, एक ही होगा, वो 30 है। हाँ ऐसे गिन लो ना, जुलाई जून तो खत्म हो गया, 1 जुलाई से 31 जुलाई पूरा, और 1 अगस्त, तो एक ही महीना हुआ ना। वो जानबूझ के ऐसी डेट देते हैं, 6 और 8 देख के आपके दिमाग में आ गया 2 मंथ्स, वहां से सम खत्म हो गया पूरा, फिर आप गिनते रहो, कितना भी गिन लो गलत ही आने वाला है, सब कुछ वैसा है। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, ये है 1 महीने का, और ये जो बाकी का ड्यूरेशन है या 5 महीने का। इससे तो मतलब है ही नहीं अपने को, अपने हमेशा ट्रांजैक्शन डेट के लेफ्ट साइड वाला ही ड्यूरेशन देखते हैं, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांजैक्शन की डेट, उसके बीच का ड्यूरेशन का इंटरेस्ट चुकाना होता है, इम्प्लाइड है। और हम हमेशा कंपनी होंगे सम में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, हम कंपनी है और अपना डिबेंचर बाईबैक कर रहे हैं। तो 1 महीने का इंटरेस्ट हो कितना रहा है? 0.75। तो टोटल ट्रांजेक्शन 99.75 आया समझ में। फिर इसमें सेकेंड वाले में, इसमें तो इंक्लूडेड है ना, तो 99 में 0.75 इंक्लूडेड होगा, तो बाकी कितना बचेगा? 98.25। समझ आ गया। तीसरा केस 103, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है ना, 0.75, तो ये हो जाएगा 102.25। और फोर्थ वाला केस 101 प्लस 0.75, खत्म। तो कुछ भी कैसा भी प्राइस दो, आपको पता है गिनना कैसे, ये समझ आए? ठीक है, तो ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट प्राइस वाला पूरा कैलकुलेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट है। अब जो सम्स बाकी है, नेक्स्ट हमें इलस्ट्रेशंस में वही सॉल्व करना है। उसमें एक आध इंटरेस्ट वाला पॉइंट आता है, बट वो आज नहीं रखेंगे, आज ये कैलकुलेशन एक बार समझ लिया, जर्नल एंट्रीज के साथ यही चीज फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और आपके सम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब आओगे नेक्स्ट तो फिर ये थोड़ा रिवाइज करके आना, तो अच्छा रहेगा।